मैं हूं अंजलि सिंह। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 144 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 96 विधायकों में 69 को कांग्रेस ने टिकट दिया है। कमलनाथ को छिंदवाड़ा से टिकट दिया गया, वहीं बुधनी से विक्रम मस्तल को टिकट दिया गया है। सीएम शिवराज के खिलाफ विक्रम मस्तल लड़ेंगे। आपको एक बार फिर से बता दें कि विक्रम मस्तल, जिन्होंने रामायण में हनुमान का किरदार निभाया था 2008 में, अब उनको कांग्रेस की ओर से टिकट दिया गया है और वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ टिकट विधानसभा का जो चुनाव है वो लड़ने वाले हैं। बुधनी से चुनाव उनकी ओर से लड़ा जाएगा। दोनों ही आमने सामने होंगे। लेकिन आपको बता दें यहां पर कि कोई भी राजनीतिक करियर विक्रम मस्तल का अभी तक नहीं रहा है। हालांकि कांग्रेस ने उनके ऊपर दाव लगाया है। देखना होगा कि कांग्रेस कितना ज्यादा सफल होती हुई इसमें दिखाई देती है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी तरीके से एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का देखिए टिकट कट गया है, तो कुछ ऐसे भी नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं जिनका टिकट काट दिया गया है। गोटेगांव सीट से एनपी प्रजापति का टिकट कटा है। वहीं प्रहलाद पटेल के खिलाफ लाखन सिंह पटेल को मैदान में उतारा है। सतना से वर्तमान विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू को टिकट दिया गया है। तो सिंगरौली से पूर्व महापौर रेणु शाह को टिकट दिया गया। अनूपपुर में मंत्री बिसाहूलाल सिंह के सामने रमेश सिंह को उतारा है। विधायक केपी सिंह को पिछोर की जगह शिवपुरी से टिकट दिया गया। वहीं सिंधिया के धुर विरोधी माने जाने वाले केपी सिंह कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला को गुड़ से कांग्रेस ने उतारा है। वहीं आपको बता दें कि गुड़ से कांग्रेस ने कुंवर कपिध्वज सिंह को टिकट दिया है। राघोगढ़ और चाचौड़ा से चाचा भतीजे को टिकट दिया गया और राघोगढ़ से देखिए दिग्विजय के बेटे जयवर्धन सिंह को टिकट मिला है। तो यहाँ पर परिवारवाद, जो कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि परिवारवाद कांग्रेस कभी भी छोड़ नहीं सकती है और यहाँ पर ये सामने आया है जब टिकट की जो सूची है वो जारी हुई, प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी हुई, जिसमें दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन को टिकट मिला। इसके अलावा उनके भाई लक्ष्मण सिंह को भी चुनाव के लिए मैदान में उतार दिया गया। वहीं मल्हार से साध्वी राम सिया भारती को टिकट दिया गया है। अब आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के बेटे राघोगढ़ से चुनाव लड़ेंगे जयवर्धन सिंह। वहीं चाचौड़ा से भाई लक्ष्मण सिंह भी चुनाव लड़ने वाले हैं, वो चाचौड़ा से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मल्हारा से साध्वी राम सिया भारती को टिकट दिया गया है। तो ये तमाम वो नाम हैं जो काफी ज्यादा चर्चाओं में इस वजह से भी रहे हैं कि आखिरकार चूंकि कांग्रेस टिकट की घोषणा जो है वो नहीं कर रही थी, प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं कर रही थी, और अब जबकि ये नाम सामने आए हैं, अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, तमाम नाम सामने आ चुके हैं। 144 ऐसे नाम हैं जो कि सामने आए। 144 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया गया है। सबसे पहले तो अब आगे की रणनीति कांग्रेस की क्या रहने वाली है और अगली सूची जो जारी होगी, चूंकि बहुत कम समय है कांग्रेस के पास, कितना और समय अगली सूची के लिए कांग्रेस ले सकती है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ने 144 नामों की सूची जारी करती है। उसके बाद की जो रणनीति वो यही होगी कि कांग्रेस सबसे पहले ये चाहेगी कि जितने भी प्रत्याशियों की घोषणा की है उसके उन क्षेत्रों में यानी उन विधानसभाओं में बगावत के सुर ना उठे, क्योंकि कांग्रेस को ये डैमेज कर सकता है। हमने कई चुनाव देखे हैं, 2018 के चुनाव भी देखे, 2013 के चुनाव भी देखे, 2008 के चुनाव भी देखे और 3 के भी चुनाव देखे। जब जब कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा करी तब तब कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बगावत के सुर उठे, स्थानीय स्तर पर उठे, जो पीसीसी तक पहुंचे। हालांकि देखिए, इस बार ये कोशिश जरूर की गई कि कोई भी बगावत ना करे। इसको पहले दिग्विजय सिंह ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी की, तमाम लोगों से मुलाकात भी की, पंगत के साथ संगत भी की। तमाम लोगों से मुलाकात करने के बाद एक ही जो है लक्ष्य दिया गया तमाम लोगों को कि हर हाल में जीत हासिल करना है। हालांकि देखिए, दूसरी सूची को लेकर एक तरीके से अटकलें लग रही है कि जल्दी दूसरी सूची, क्योंकि देखिए पहली सूची ला दी गई है, परसों कांग्रेस का वचन पत्र आने वाला है, उसके बाद दूसरी सूची आने की कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि देखिए, अगर हम सूची की देखें तो सूची को जिस तरीके
तरीके से हम विस्तार से देख रहे, समझने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने हर बार की तरह इस बार पट्टावाद नहीं चलाया है, गुटबाजी नहीं चली है, क्योंकि साफ तौर पे हमने देखा था कि हर बार कहीं ना कहीं कांग्रेस पट्टावाद गुटबाजी की तरह की भेंट चढ़ जाती थी। तमाम अपने अलग अलग जो गुट हैं कांग्रेस के अंदर, उसमें सुरेश पचौरी गुट अलग है, दिग्विजय सिंह का गुट अलग है, कमलनाथ गुट अलग है, अरुण यादव गुट अलग है। ये तमाम जो गुटबाजी कहीं ना कहीं दिखती थी, उसमें कहीं ना कहीं बड़ा डैमेज कांग्रेस को होता था। लेकिन इस बार जो लिस्ट आई है उसमें साफ संकेत दिया है कि सर्वे को प्राथमिकता दी है, यानी कि वो लोग जो सर्वे में चुने गए हैं। कांग्रेस ने 3 सर्वे कराया था, एक एआईसीसी का सर्वे था, एक पीसीसी का सर्वे था और एक खुद कमलनाथ ने सर्वे करवाया था। तीनों सर्वे के आधार पर जिसका लिस्ट में नाम जो आया था, सबसे ऊपर आया था, उन्हीं को ही चुना गया है। देखिए, इसका उदाहरण भी हम दे सकते हैं। उदाहरण में जिस तरीके से देखिए, एनपी प्रजापति का टिकट काट दिया गया। एनपी प्रजापति वो चेहरा है जो कमलनाथ सरकार के अंदर विधानसभा अध्यक्ष थे, लेकिन वो कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। लेकिन इस बार जब हमने देखा था कि कहीं ना कहीं एनपी प्रजापति की जमीनी स्तर पे जमीन खिसक चुकी है और उनकी स्थिति चुनाव लड़ने के हिसाब से काफी डैमेज हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सर्वे का एक आधार बनाया गया और उनका टिकट काट दिया गया, यानी कि कमलनाथ ने अपने करीबी का टिकट सर्वे के नाम पे काट दिया गया। हम दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं। देखिए, दूसरा उदाहरण भी हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जिस तरीके से भोपाल में दक्षिण पश्चिम विधानसभा हाईटेक सीट मानी जाती, वीवीआईपी सीट मानी जाती। तमाम जो मंत्री विधायक हैं इसी विधानसभा में रहते हैं और इसके जो विधायक हैं वो पीसी शर्मा है। कमलनाथ सरकार के दौरान जनसंपर्क मंत्री और कानून मंत्री जैसे बड़े विभाग इनके पास थे, लेकिन कहीं न कहीं इस बार पहली सूची में उनका नाम सामने नहीं आया। दिग्विजय सिंह के समर्थक माने जाते हैं। कहा हमेशा यही जाता है कि जब से पीसी शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, उसके पीछे जो लॉबिंग होती है वो दिग्विजय सिंह की होती है। तो सीधे तौर पर जब पहली सूची में उनका नाम होल्ड किया गया, तो ये समझाने की कोशिश की गई कि जो सर्वे है, सर्वे को ही प्राथमिकता दी जाएगी, सर्वे के आधार से तमाम चीजें चली जाएगी। इसके अलावा हम देखें तमाम जो लोग हैं, दिग्गज नेताओं को भी मैदान में उतार दिया गया है। जिसमें सज्जन सिंह वर्मा की हम बात करें, जिसमें विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की हम बात करें, जिसमें राहुल से जीतू पटवारी की बात करें, तरुण भनोट की बात करें, कई ऐसे चेहरे जो कांग्रेस के लिए दिग्गज माने जाते हैं, कांग्रेस की राजनीति में शामिल रहते हैं, उन तमाम लोगों को चेहरे को जो है कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उतार दिया गया है। जातिगत समीकरण के साथ सामाजिक समीकरण का भी विशेष ध्यान रखा गया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो 144 जो सीट रही, उसमें से महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो एक पूरा एक जो सामाजिक समीकरण, जातिगत समीकरण बिठाने की जो बात की, सामान्य 43 लोगों को, प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। ओबीसी में हम देखें तो 39 नाम है जो पहली सूची में दिए गए। एसटी में 22, एसटी के लिए 30, मुस्लिम 1 और जैन समाज से 5 लोगों को दिए गए। देखिए, महत्वपूर्ण जो आंकड़े हमें दिख रहे हैं, देखिए ओबीसी के दिख रहे हैं, ओबीसी में 39 नाम दिए गए। मध्य प्रदेश की अगर हम इस समय सियासत लेकर देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर दोनों ही राजनीतिक दल इस बात को समझ चुके हैं कि मध्य प्रदेश में सत्ता में बनना है तो सबसे पहले ओबीसी वर्ग को साधना होगा, क्योंकि यही वो वोटर्स हैं जो सत्ता के करीब लेके जाते हैं। तो ऐसे में पहली सूची के माध्यम से कांग्रेस से ये समझाने की कोशिश करती है, तो ये जताने की कोशिश करती है कि पिछड़ा वर्ग के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है और खड़े होने के साथ साथ उनको प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतार रही है। देखिए, जिस तरीके से आपने देखा था 27% आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बना था। 2018 के बाद 2023 और 20 तमाम इन 5 साल में लगातार बीजेपी और कांग्रेस मुद्दे के सामने लगातार बनी हुई है। तो सीधे तौर पे ओबीसी को लेकर जिस तरीके से जो रणनीति तय की गई थी कांग्रेस, तो उसी रणनीति के तहत आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ में अगर हम देखें, देखिए कोशिश ये भी की गई है कि जिस तरीके से आधी आबादी एक मध्य प्रदेश का विशेष वोट है, कांग्रेस की तरफ से नारी सम्मान योजना की बात कर रहे हैं, बीजेपी की तरीके से लाली बहना योजना की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने जता भी दिया, समझा भी दिया कि महिला वोटर्स, महिला मतदाता जो है उनको लुभाने के लिए, उनको अपने साथ रखने के लिए 19 जो है महिला प्रत्याशियों की घोषणा की है पहली सूची में। एक बड़ा आंकड़ा इसको हम कह सकते हैं और ये भी बात करने की कोशिश की है, जताने की कोशिश की है। ठीक है, आपको रोकूंगी मैं अतुल। अजय धवले हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले चूंकि देखिए कांग्रेस की सूची जारी हो गई है, किस तरीके से आप कांग्रेस की सूची को देखते हैं? 144 उम्मीदवार मैदान में पहली सूची में कांग्रेस ने उतार दिए हैं। अंजलि, पहला कमेंट और जो इस सूची पे है वो है ये फैमिली ड्रामा है। अब देखिए, दिग्विजय सिंह जी के भाई, दिग्विजय सिंह जी के बेटे, कांतिलाल भूरिया जी के बेटे, प्रेमचंद गुड्डू जी की बेटी और अब अरुण यादव जी के भाई। अब इस पूरी सूची में अगर कोई नजर आता तो कमलनाथ जी के बेटे और बहू नहीं, वो जल्दी आ भी जाएंगे, आने की संभावना भी है। आप इस पूरी सूची का आकलन कीजिए। इस सूची में किसने किसकी काटी? दिग्विजय सिंह जी ने मिलकर सुरेश पचौरी जी की और दिग्विजय सिंह जी ने मिलकर अरुण यादव जी के गुट की काटी है। कमलेश्वर पटेल जी ने मिलकर अजय सिंह जी के गुट की काटी है। उसके बाद कमलनाथ जी ने मिलकर जीतू पटवारी और कांतिलाल भूरिया जी के गुट की काटी है। और अंत में सुरजेवाला जी की कांग्रेस और एआईसीसी ने कमलनाथ जी के गुट की काटी, क्योंकि कमलनाथ जी
छिंदवाड़ा में अकेले टिकट पाने में सफल हुए। उनके जो 6 के 6 बाकी अन्य विधायक है उनको इस सूची में स्थान नहीं मिला, जबकि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के पीसीसी के अध्यक्ष है, उनके बाकी सभी विधायकों को टिकट मिलना था। उसके पश्चात क्या हुआ कि राहुल जी और सोनिया जी की कांग्रेस ने खड़गे जी की कांग्रेस की काटी। आप देख लेंगे किस तरह से 4000 बायोडाटा जिनके पास थे, 6 महीने पहले जिनकी सूची आने वाली थी, उनकी सूची में बिल्कुल भी होमवर्क नहीं है। आप देख लेंगे बिल्कुल भी होमवर्क नहीं है। एनपी प्रजापति बड़े नेता है गोटेगांव से, उनकी टिकट काट गई है। अब टिकट काटने के बाद भी आप ऐसे व्यक्ति को टिकट देते हो जिसका वहां पे कोई जनाधार नहीं है। हमें उनके किसको कौन चुनाव जीतेगा उस पर कमेंट नहीं करना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये पूरी तरह से कंप्लीट फैमिली ड्रामा है जिसका सेकंड स्टेज जल्दी आने वाला है। तो इंतजार कीजिए कि कांग्रेस की सूची और परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली है। परिवारवाद का चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं, पहली सूची जब बीजेपी की जारी हुई थी तब भी उसमें कहीं न कहीं परिवारवाद को जगह दी गई थी। जब दोबारा से सूची जारी होने के बाद जब सवाल किया गया, चूंकि यहाँ पर ये कहती हुई बीजेपी नजर आती है कि परिवारवाद को हम तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन सूची जारी होने के बाद तवज्जो उसमें कहीं न कहीं परिवारवाद को दी गई। और जब इस पर सवाल पूछा गया तो बीजेपी ने ये कहकर टाल दिया कि हम उन्हीं को मौका देते हैं जो इस लायक होते हैं। आप अब कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए एक ही परिवार से 2-2 व्यक्ति चुनाव, 3-3 व्यक्ति चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आप ये होता है परिवारवाद। परिवारवाद वो नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी के परिवार के कार्यकर्ता को अगर टिकट मिला तो वो कार्यकर्ता होता है। हम कह रहे हैं कि कार्यकर्ता अगर नहीं है तो उसको टिकट नहीं मिलेगी। हम किसी को पैराशूट प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। देखिए कांतिलाल भूरिया जी का बेटा होने का ही वजह से विक्रांत भूरिया की राजनीति चल रही है। अरुण यादव जी का भाई होने की वजह से सचिन यादव जी की राजनीति चल रही है। प्रेमचंद गुट्टी जी की बेटी होने की वजह से उनकी बेटी को टिकट मिला है। तो यहाँ कोई ये कार्यकर्ता नहीं थे, समर्पण भाव नहीं था। कांग्रेस की दिक्कत ही यही है। पिछले 18 वर्षों से कांग्रेस सत्ता से बाहर आने का कारण ही यही है कि यहाँ इन लोगों के इतने बड़े क्षत्रप है कि अगर कांग्रेस पूरी की पूरी है स्थिति इनको हाथ लगाने का भी प्रयत्न करे ना तो हाथ नहीं लगाएंगे। और ये हम पे आरोप लगाते थे कि हमारी सूचियां दिल्ली से फाइनल हो गई है, हमारे कैंडिडेट दिल्ली से डिक्लेयर हो गए। अभी आप ये पूरी सूची 144 की उठा के देख लेंगे। ये पूरी सूची में अगर कमलनाथ जैसे व्यक्ति की नहीं चली है, उनके लोकसभा, उनका जो छिंदवाड़ा है जहाँ उनके बेटे सांसद है, 7 विधायक उनके खुद के वहां पे हैं, उनके सिर्फ उनका खुद का अकेले का नाम है सूची में, 6 सिटिंग एमएलए के नाम ही नहीं है। तो आप इसको क्या मानेंगे? तो ये दिल्ली के तो राहुल गांधी जी ने इन सबको सबक सिखा दिया है। निश्चित तौर पर आने वाली इनकी सूचियां और भी धमाकेदार होंगी, जिससे ये पूरी कांग्रेस धरातल पर और चली जाएगी। और हम तो स्वागत करते हैं कि आपने सूची दे दी जो आने वाली थी। राहुल जी आ गए थे, सोनिया जी आ गई थी, प्रियंका जी आ गई थी। आप सूची नहीं आ रही थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से इनकी सूची आ गई है। चलिए देखते हैं इनकी सूची का उनकी जमीन पर क्या होता है। बिल्कुल, यानी कि कांग्रेस की जो सूची जारी हुई है उम्मीदवारों की, बीजेपी को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें फर्क पड़ने का प्रश्न ही उठता अंजलि जी। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारियां इनके काफी पहले से, मतलब हम तो 3 महीने पहले से हमारा कैंपेन शुरू हो चुका है। हमारी 39 प्रत्याशियों की जो पहली सूची आई थी 17 अगस्त को आई थी। आज अपन कहाँ खड़े हैं? आज 2 महीने से अधिक का समय हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कैंपेन, भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा, हमारे प्रत्याशियों के चुनाव प्रबंधन कार्यालय, हमारे प्रत्याशियों का जनसंपर्क काफी पहले शुरू हो चुका है। तो हमारा मध्य प्रदेश की ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। अजय जी आपके पास मैं लौट लेती हूँ। रोहित नायक हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। रोहित जी, सवाल अब उठ रहे हैं। 101 तो बहुत ज्यादा समय ले लिया कांग्रेस ने सूची जारी करने में, वहीं अब सवाल ये उठाया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि परिवारवाद को जगह इसमें दे दी है। कोई ज्यादा बदलाव या उलटफेर देखने को नहीं मिला है। देखिए, बीजेपी के पास परिवारवाद के नाम पर कांग्रेस पर आक्षेप लगाने के अलावा और कोई किसी तरह का और कोई जो कहीं आर्गुमेंट रहता नहीं है। परिवारवाद की बात करने वाली बीजेपी जब राहुल गांधी जी पर प्रपंच रचती आई है और इस तरीके से तंज कसती आई है, ये अमित शाह जी को भूल जाते हैं, ये अनुराग ठाकुर को भूल जाते हैं, ये अन्यत्र इस तरह के प्रकरण भूल जाते हैं जहां पर किस तरह से स्मृति ईरानी जी की बिटिया को बचाया गया था। तो ये किस्से सारी ये भूल जाते हैं। बीजेपी आज की तारीख में जो बात कर रही है, इस बात पर यदि हम अगर अपना ध्यान आकृष्ट करें तो आप बताइए, ये कह रहे हैं कि हमने 3 महीने पहले से बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दी थी। हमारे यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो 6 महीने से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में है और ये हमारी रणनीति थी। बीजेपी ने इतने बड़ी हिंदूवादी संगठन होने की बातें कही हैं आज तक जनता के बीच, लेकिन इनने जितने भी सारे काम किए हैं वो कहीं से कहीं तक हिंदूवादी तो लगते नहीं है।
चाहे वो पितृपक्ष में महाकाल लोक के फेज 2 का लोकार्पण हो, या फिर मेट्रो का उद्घाटन हो, या जितने अन्यत्र शिलान्यास और फीते काटने की जो राजनीति में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भाजपा जो सक्रिय रहती है, वो पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम न करने का उनका खामियाजा उनको अभी इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अगर आप देखें, हमने जो है 9 के नंबर को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी ही सदी हुई 140 लोगों की सूची आनी थी, हमने 144 की जारी करी है, 4 उम्मीदवार बढ़ाए हैं अपने, और जो लोग भी इस सूची में अपना स्थान प्राप्त कर रहे हैं वो कम से कम 6 महीने से अपनी विधानसभा में सक्रिय हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाएं कि हम बताएं कि भाई हमारा तो आदमी उतर गया है, हमारी पार्टी के सदस्य उतर गए। भाई हमारे व्यक्ति सतत जनता के बीच जाते रहे और ये बात करते रहे, और जिन व्यक्तियों को चुनाव लड़ना था उनको पहले से मैसेज था कि आप जो है न्यूट्रलाइज करिए प्रेशर ग्रुप्स को, क्योंकि कांग्रेस भले ही ये कितना भी बोले कि ये देश की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, लेकिन कांग्रेस जितनी बड़ी पार्टी, जितना बड़ा दल है, जितना बड़ा वर्कफोर्स कांग्रेस के पास है, उसी का कारण है कि पहले इनको न्यूट्रलाइज नहीं करने का खामियाजा हम भुगतते रहे। और इसीलिए इस बार हमने स्ट्रैटेजी ये लगाई थी कि हम उम्मीदवार को पहले से बता देंगे, वो जनता के बीच रहेगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करेगा। जब इनके नेता दिल्ली के चक्कर काट रहे थे और दिल्ली के नेता भोपाल के समन्वय बनाने के लिए चक्कर काट रहे थे, तब हमारा नेता कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में डटा हुआ था, जनता के बीच था। ये लगे हुए थे एक बिल्टअप करने के लिए प्रोपेगेंडा कि हम जो है आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे, हम जो है विकास यात्रा निकालेंगे, इनकी विकास यात्रा। लेकिन रोहित जी, हाट पिपल्या से राजवीर सिंह बघेल को टिकट कांग्रेस ने दे दिया है। यहीं से अगर हम रोहित जी देखिए, हाट पिपल्या से राजवीर सिंह बघेल को टिकट दिया गया, लेकिन यहीं से दीपक जोशी जो कि अपनी पार्टी छोड़ के आए थे, हेलो रोहित जी, कांग्रेस ने हाट पिपल्या से टिकट दिया है राजवीर सिंह बघेल को, लेकिन अगर हम बात करें यहां से दीपक जोशी देखिए दावेदारी ठोक रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस उन पर भरोसा जताएगी, चूंकि वो अपनी पार्टी छोड़कर, बीजेपी पार्टी छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, दावेदारी ठोक रहे थे। और ऐसे ही कई ऐसे नाम हैं जिसने कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया है। वजह क्या रही है कि आखिरकार एक पार्टी छोड़कर जो नेता है वो कांग्रेस में शामिल होते हैं, लेकिन किसी और को टिकट दे दिया जाता है, दावेदारी कोई और ठोकता है? पार्टी ज्वाइन करी है उसको ये मैसेज था कि आपका समर्थन चाहिए, वो अपनी मर्जी से हमारी पार्टी में आए थे। हम पैराशूट से आने वाले उम्मीदवारों को टिकट देने में विश्वास नहीं रखते। अगर वो आए थे, वो हमारी पार्टी के सदस्य हैं, आज की तारीख में पार्टी में अपना वर्चस्व और अपना जो दमखम है वो इस चुनाव में दिखाएंगे, हमारे उम्मीदवार को जिताएंगे। जब वो हमारा उम्मीदवार जीत जाएगा तो उनका एडजस्टमेंट होगा। वो केवल पार्टी में इसलिए आए थे कि उनको टिकट दे दिया जाए। इस तरह की राजनीति कांग्रेस में नहीं चलती है। जो लोग इतने साल से संघर्षशील थे उनका क्या होगा? ये राजनीति बीजेपी में चलती है कि आप सरकार गिराइए और उन्हीं लोगों को जो कांग्रेस से जीते थे बीजेपी का टिकट देके जिता दीजिए, और टिकट आप माया बल से जिता दीजिए, जनता के बल से नहीं, माया बल से जिता दीजिए। तो उपचुनाव और इस तरह की पैराशूट की राजनीति, चाहे वीडी शर्मा खजुराहो से लड़ते हो, चाहे प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल से लड़ती हो, ये पैराशूट की राजनीति बीजेपी में चलती है, कांग्रेस में नहीं चलती इस तरह की राजनीति। अजय जी, मैं चाहूंगी जवाब आप दीजिए, और चूंकि यहाँ पर बिल्कुल और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा गया है, चाहूंगी जवाब दीजिए। फैक्ट्स इसकी अपन बात कर लेते कि जो विधानसभा के उपचुनाव हुए थे उनमें जो कांग्रेस के विधायक हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने और फिर उपचुनाव में गए, तो वो उपचुनाव में आप देखिए कि उपचुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में गए। तो अगर जनता आपके साथ में होती, 28 जगह पे उपचुनाव हुए थे, 19 जगह पे भारतीय जनता पार्टी की थी, अगर बहुमत आपके साथ में होता, जनता का विश्वास आपके साथ होता, अब उपचुनाव जीत जाते। नहीं, उसके पहले का इतिहास निकाल लीजिए। 2019 के लोकसभा के चुनाव में आपकी पार्टी की सरकार थी, 29 लोकसभा के क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, 28 जगह आप लोग हार गए हो, और ऐसे हार गए हो कि आप कोई भी आपका प्रत्याशी 1 लाख वोटों से कम नहीं आ रहा है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जनता का विश्वास सिर्फ चुनाव के माध्यम से परखा जाता है, और भारतीय जनता पार्टी को विगत 18 वर्षों से, केंद्र में विगत 10 वर्षों से, और मध्य प्रदेश में हाल के लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को जनता का विश्वास मिल चुका है। अब ये
देखिए सूची की अगर बात करें तो आप देखिए, आप कह रहे हैं कि आपके 6 महीने पहले आपके प्रत्याशी को कहा गया था, लेकिन आप आपके नेताओं की अभी CWC की बैठकें हो रही थी, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हो रही थी, आप आपके नेताओं के बाइट उठा के देख लीजिए, 140 पे चर्चा हुई है, 230 पे चर्चा हुई है, 60 पे चर्चा हुई है। अरे भाई साहब, अगर आपके पास 4000 बायोडाटा थे तो पूरे 230 के नाम माने थे। हमें नहीं चाहिए आपके नाम माने के, हमें उससे कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन अगर आपका होमवर्क इतना अच्छा होगा तो ये सिर्फ टॉवल की राजनीति अभी जो होने वाली है आपकी, अब आज शाम से देख लीजिए क्या होगा कांग्रेस में। हम तो आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने सूची इतनी जल्दी ला ली। जी, सिर्फ टव्वल की राजनीति की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बीजेपी में सिर्फ टव्वल की राजनीति चल रही है। आप मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि कांग्रेस में सिर्फ टव्वल की राजनीति चल रही है। देखिए अंजलि जी, कांग्रेस ने एक बड़ी अच्छी यात्रा निकाली थी, जन आक्रोश यात्रा नाम दिया। यात्रा में उनको वो परखने गए थे कि जनता में आक्रोश है कि नहीं है। आक्रोश दिखा इनके नेताओं के बीच में। बुरहानपुर में इनके नेता सज्जन सिंह वर्मा जी को धक्के मारकर स्टेज से हटा दिया गया। डिंडोरी में इनके 2 महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता एक दूसरे पे जुतम पैकार हो रही है। बाकी अन्य जगह के फुटेज निकाल लीजिए। मेहगांव में इनके कार्यकर्ताओं ने बंदूकें निकाल ली। तो आक्रोश जो था ना, ये मध्य प्रदेश की जनता हाल ही में पिछले महीने भरे में कांग्रेस का देख चुके। अब सूची आने के बाद में इनका और बिगड़, आने वाले 10-15 दिन इनका और आक्रोश देखने को मिलेगा आपको। दूसरी सूची, तीसरी सूची, जितनी भी सूचियां इनको लानी है, इनको पता है कि आक्रोश हो जाएगा। ठीक है, रोहित जी से जवाब ले लेते हैं। रोहित जी, बड़ी बातें कर रहे हैं। अब मैंने देखा अभी ये पार्टी में किसको लेना चाहिए, कांग्रेस ने किसको लिया, सिर्फ टव्वल है, सारी बातें कर रहे हैं। इनके खुद के कार्यालय में और खुद के दफ्तर में गणेश जी को रखने के लिए स्थान नहीं है। किताबों में गणेश जी को स्थान दिया हुआ है। तो इस तरह के व्यक्ति जो अपने यहाँ पर भगवान को स्थान नहीं दे पाते हैं प्रॉपरली, और वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है। ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस से जो प्रत्याशी इनके आए थे, उनने उनको टिकट दिया और उनको बड़ा जनता ने प्रेम दिया, और जो जहां जहां चुनाव हुए थे 28 जगह, वहां 19 जगह ये जीते। तो जिस तरीके से सरकार ने हमको पहले स्नेह और प्रेम दिया था, जनादेश कांग्रेस को मिला था, और जनादेश कांग्रेस को मिला था। सरकार कांग्रेस 2018 में बनाई थी, बीजेपी ने नहीं बनाई थी। बीजेपी ने माया बल पे, मायावृत्ति से गिराई वो सरकार, और फिर खुद कांग्रेस मुक्त करने की बात करने वाले बीजेपी के ठीक है, ठीक है। रोहित जी, आपके पास मैं लौटूंगी। वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश जी, सूची देखिए, भले ही कांग्रेस ने वक्त ले लिया हो, लेकिन सूची जारी कर दी है। 144 मध्य प्रदेश में और 30 उम्मीदवार जो है छत्तीसगढ़ में उतारे हैं। दोनों ही सूचियों को देखें, दोनों ही सूचियों के उम्मीदवारों को देखें, तो कैसे आप इसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो डिले हुआ है, उसमें भी कहीं न कहीं कांग्रेस ने एक दाव खेला है। मध्य प्रदेश का स्पेशली देखें कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने अपनी इमेज, जब बीजेपी की सरकार हो, वो जहां हिंदुत्व के एजेंडे पर कहीं न कहीं बीजेपी आगे बढ़ रही हो, जैसा कि वो यूपी में बढ़ते हुई आई है, तो उन्होंने हिंदुत्व के अपनी लाइन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पितृपक्ष में ना करते हुए, हालांकि 15 दिन लेट हुए कांग्रेस ने टिकट, केवल इसी वजह से। और यही एक कारण है कमलनाथ जी, जिसके कारण छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी टिकट डिले हुए हैं, जो आज अनाउंस हुए हैं। तो आपको बताऊं कि ये उन्होंने सबसे पहले तो हिंदुत्व पर अपनी पकड़ रखने के, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के उस एंगल पर कहीं ना कहीं अटैक किया है। एक चीज। दूसरी चीज देखिए, जो लिस्ट आई है, जैसा कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह जो टारगेट करते हैं कांग्रेस पर, वो करते हैं नेपोटिज्म या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पर। उसमें देखिए आप इस लिस्ट में ये चीज कांग्रेस में झलकती है, चाहे वो दिग्विजय सिंह के पुत्र या भाई का मामला हो, या फिर डॉक्टर गोविंद सिंह जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके भांजे या उनकी समधन का मामला हो, दोनों जगह टिकट मिले। यानी ये कहीं ना कहीं इस चीज से कांग्रेस कई बार नुकसान भी उठा जाती है, क्योंकि ये मैसेज जाता है नेपोटिज्म का या फिर एक पर्टिकुलर कास्ट का, जिससे दूसरी कास्ट के लोग नाराज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन एक चीज बताएं, कांग्रेस ने एक चीज बहुत अच्छी की, कांग्रेस लगातार इस चीज को न केवल मध्य प्रदेश, पूरे देश में उठा रही है, कास्ट सेंसस। और कास्ट सेंसस उठाने के पीछे उसका जो सोच है, वो कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने का एक बड़ा प्लान है। और मध्य प्रदेश में आपको पता होगा कि मोर देन 55% ओबीसी वोटर्स हैं, और ये कहीं ना कहीं मैंडेट तय करने में एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं। इस लिस्ट में आप देखेंगे कि ओबीसी की संख्या जो जनरल सीट्स हैं उन पर काफी अधिक है।
दूसरी चीज एक और महत्वपूर्ण है महिलाओं के मामले में कि इस समय नरेंद्र मोदी लीड गवर्नमेंट एक चीज कर रही है कि वो महिलाओं पर जो महिला बिल रिजर्वेशन बिल लाई उसके मार्फत एक मैसेज देना चाहती है। या मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदम जिसमें लाडली बहना योजना एक वन ऑफ द फैक्टर। तो इनमें से अगर ये देखा जाए तो कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। 136 में से केवल 17 महिलाओं को टिकट दिया था, कांग्रेस ने 119 वुमेन आउट ऑफ 144 दिया है। तो अगर रेशियो परसेंटेज देखा जाएगा तो कांग्रेस का ज्यादा जाता है। अब आपको बताऊं कि ये सब चीजें तो ठीक है। तीसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण है जिसको आप देखते हैं कमलनाथ जी हर सभा में बोलते हैं युवाओं के ऊपर, यानी युवाओं के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो इस लिस्ट में देखेंगे आप कि लिस्ट में बड़ी लंबी लिस्ट युवाओं की भी है। देखिए एक और स्ट्रेटजी कांग्रेस ने चली इसमें, जो कद्दावर लीडर्स हैं उनको कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास किया। हालांकि जो शिवराज सिंह जी हैं उस सीट पर ऐसा घेरता हुआ नाम नहीं दिख रहा है, लेकिन संजय शुक्ला को रिपीट कर, विजय वर्गीय को, लखन पटेल को लाकर कास्ट स्प्लिट यानी कास्ट वोट को स्प्लिट करने का बड़ा प्रयास, नरसिंहपुर में प्रहलाद पटेल को घेरने। ठीक उसी प्रकार से नरोत्तम मिश्रा जो कहीं ना कहीं बड़ा नाम है मध्य प्रदेश की राजनीति का, और वो अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो एक बड़े मजबूत सीएम फेस भी है, उसके बावजूद उनको देखिए उन्हीं की पार्टी के एक व्यक्ति को लेकर बिल्कुल सत्य प्रकाश जी, चूंकि इसका मैं जिक्र करूंगी जो आपने जिक्र किया था कि बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं उनको मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने विक्रम को मैदान में उतारा है, इसका भी हम जिक्र करेंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुकेंगे, एक टॉप स्टोरीज पर नजर डाल लेते हैं, आप लोग बने रहिए। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल।